और अब बात कर लेते हैं प्रवासी मजदूरों की, जिनके साथ हादसों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल उत्तर प्रदेश के औरैया के बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं बदहाली की मार झेल रहे मजदूरों का पैदल ही अपने राज्यों की ओर जाने की कतार भी खत्म नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में बड़वानी में फिर से एक प्रवासी मजदूर की जान चली गई। मजदूरों से भरे मिनी ट्रक को एक दूसरी गाड़ी ने ऐसी टक्कर मारी कि मुंबई से यूपी के आजमगढ़ जा रहे कामगारों का जत्था बुरी तरह से घायल हो गया। 8 से 10 को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्हीं में से एक अनिकेत ठाकुर नाम के मजदूर की जीवन लीला समाप्त हो गई। मिनी ट्रक के क्षत विक्षत अगले हिस्से को देखकर आप हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। मजदूर था एक लड़का, इसका नाम था अनिकेत, पिता विनोद सिंह ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सजनी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उसकी सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शेष जो घायल मजदूर थे उनको भी मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल उनको दे करके और उनका भी इलाज करा लिया गया है। अगली तस्वीर झांसी की है, जहां कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे कभी भी हो सकता है और दर्जनों मजदूरों की जान पर आफत आ सकती है। देखिए कैसे एक ट्रक में प्रवासी मजदूरों को भरा गया है। जान जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कोई सामान लदे ट्रकों पर सवार है तो कोई ट्रक के अंदर भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर जाने को मजबूर है। आप ट्रक में यात्रा कर रहे हैं बच्चों के साथ, परेशानी नहीं हो रही है? हो रही ना परेशानी। फिर आपने वहाँ से ट्रेन या बस में सफर करना क्यों नहीं समझा? नहीं, वहाँ चालू नहीं किया ना। अच्छा, और यहाँ रास्ते में किसी ने रोका आपको ट्रेन में बिठा देंगे? नहीं, कोई नहीं रोका, खुद का साधन करके चले हम लोग अपनी मजबूरी लेके। उधर देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का अपने गृह राज्यों की ओर पैदल मार्च भी जारी है। लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद दिल्ली में काम करने वाले ये तमाम मजदूर यूपी के अपने गृह जिलों की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस इन्हें सरहद से वापस भेज रही है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं गाजियाबाद, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पुलिस मौजूद है, उनको जाने नहीं दे रही है, उनको डंडा दिखाकर यहाँ से वापस कर रही है और ये कह रही है कि वापस जाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे में आप देख सकते हैं जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पुलिस जो है उनको नहीं जाने दे रही। आप लोग को कोई ऑर्डर है कि इनको नहीं जाने देना है वहाँ पर? हाँ, क्वारंटाइन रखा जाएगा इन्हें और जाने की। प्रवासी मजदूरों की बेबसी की अगली तस्वीर भी दिल्ली बॉर्डर से ही आई है, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो पैदल ही बिहार के पूर्णिया तक 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करने का फैसला कर लिया। काम नहीं कर रहे हम लोग, कैसे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग निकल गए। बोला भाई 2 महीना हो गया, अब किराया देना पड़ेगा। तो काम तो चल ही नहीं रहा, सरकार कोई काम खोला ही नहीं है, इसकी वजह से क्या करूं, हम लोग निकल गए। कोई 1300 किलोमीटर का दुर्दांत सफर पूरा करने की सोच रहा है तो कई लोग करीब 750 किलोमीटर की दूरी को कदमों से ही नापकर राजस्थान के बहरोड से यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंच गए। मरता क्या न करता, जी हाँ, न काम बचा और न ही खाने के लिए अनाज। अब अपने गांव पहुंचकर जिंदगी चलाने का जुगाड़ करना है। भले ही सरकार लगातार पैदल चल रहे मजदूरों से ऐसा न करने की अपील कर रही है, लेकिन जब पेट भूखा होता है तो मजबूरी में शायद किसी अपील या ऑर्डर का असर दिमाग मानने से इनकार कर देता है। बड़वानी से जैद अहमद शेख, झांसी से अमित श्रीवास्तव और लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब आपको दिल्ली में एक परिवार की व्यथा दिखाते हैं। ये परिवार दिल्ली के मंडावली में रहता था, मगर हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा परिवार पैदल ही टीकमगढ़ के लिए निकल पड़ा। पूरे परिवार, साथ में 15 दिन की बच्ची और घर का सामान, मगर इनका हौसला सारी मुसीबतों पर भारी है और सफर जारी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तय करना मुश्किल है कि सिर पर गृहस्थी का बोझ ज्यादा है या दिल में जब्त बेबसी का बोझ।
इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि ये सड़कें बड़ी हैं या इन मजदूरों का घर पहुंचने का ख्वाब बड़ा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि कोरोना का संकट बड़ा है या अट्टालिकाओं से सजे शहर में भूखे मर जाने का डर बड़ा है। ऐसी तस्वीरें आती जा रही हैं, मजदूर जाते जा रहे हैं, निकल पड़े हैं पांव ताकि जल्दी पहुंचे गांव। 15 दिन की बेटी गोद में और हाथ में गृहस्थी का सामान समेटे दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर मजबूरी में निकल पड़ा है ये परिवार। ये जो बच्ची है, इसकी मां बोल नहीं सकती, वो बता नहीं सकती कि किस तकलीफ से दो चार होकर उन्होंने छोड़ा उस शहर को जहां पर 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए ये आए थे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रहता था ये परिवार, मगर अब निकल पड़ा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने गांव की ओर पैदल। पीछे तस्वीरों में ये जो लोग नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो पैदल ही मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल पड़े हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको ये जो महिला नजर आ रही है, इनके गोद में ये बच्चा है। कितने दिन का ये बच्चा है? 15 दिन का है। कोई पूछे कि परेशानी क्या थी तो जवाब सुनकर दिल सहम जाए। अब मजबूरी है साहब, काहे की नहीं है मजबूरी है, बताओ 2 महीना से बैठे हैं, क्या खाएंगे अब? क्या 2 महीना हो गए बैठे बैठे, हाँ अब क्या खाएंगे यहाँ? अब तो जाने ही पड़ेंगे। इस परिवार में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। सरकारें कहती रहीं कि मजदूरों को दिल्ली में पर्याप्त खाना मिल रहा है, मगर इस परिवार की माने तो अगर खाना ही मिल रहा होता तो दिल्ली से टीकमगढ़ के लिए ये पैदल निकलते ही क्यों? सरकार कह रही कि राशन दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, मिल पा रहा है आपको? नहीं हमें तो सब कुछ नहीं मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला। मिलता तो साहब हम पड़े रहते हम क्या करें, यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं, पैसे जेब में है नहीं, टिकट कैर कराने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें यहाँ बैठ। अपने गांव जाके कुछ नहीं तो वहाँ पेट तो भरेंगे कुछ नहीं। अलग अलग शहरों से ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर तस्वीर एक टीस पैदा करती है। हर तस्वीर सवाल करती है कि इस देश का मजदूर इतना मजबूर क्यों है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कहने के लिए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चल रही है, स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, कहीं कहीं बसें भी चल रही है। फिर क्या वजह है कि मजदूर जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अपने घरों की ओर निकल रहे हैं? औरैया में सड़क हादसे के बाद भी कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मजदूर जान की परवाह किए बगैर किसी न किसी तरह से अपने घर की ओर बढ़ रहा है। मजदूर घर जाने के लिए बेताब हैं। वो पहुंचना चाहते हैं अपने गांव किसी भी कीमत पर। उसे नहीं मालूम कि वो हादसे का शिकार होगा या रास्ते में उसे रोक लिया जाएगा, मगर आंखों में आकाश भर उम्मीद समेटे चल पड़ा है मजदूर। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि सरकारें किसी तरह का कोई सबक लेना नहीं चाहती। देखिए ना, अलग अलग जगहों से ट्रकों में ऐसे ही सवार होकर निकल रहे मजदूर। ये तस्वीरें जयपुर अजमेर के बीच नेशनल हाईवे की है। फिलहाल इस पूरे ट्रक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर जा रहे हैं, लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जिंदगी ठप पड़ गई, कमाई का जरिया बंद हो गया, रोजगार रहा नहीं, खाने की दिक्कत हो गई, सरकारों ने मदद नहीं की और इसीलिए बेहाल मजबूर मजदूर आज अपने गांव जाने के लिए विवश है। ऐसी ही तस्वीरें भोपाल से भी आई हैं। देखिए, ट्रकों में सवार होकर निकले मजदूर किसी भी हाल में, किसी भी हालत में इन्हें सिर्फ घर पहुंचना है। बड़वानी में भी मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मजदूरों की माने तो उन्हें घर पहुंचाने के लिए ट्रक वाले उनसे 3000 से 3500 रुपए वसूल रहे हैं। मतलब जान के संकट के साथ साथ पैसा भी खर्च हो रहा है, मगर ये गारंटी नहीं कि ये सही सलामत
घर पहुंच ही जाएंगे। इधर मजदूर जैसे तैसे घर पहुंचना चाहते हैं, उधर सरकारें भी चाहती हैं कि मजदूर सही सलामत घर पहुंच जाए। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर से बिहार के लिए आज पहली श्रमिक एक्सप्रेस चली। गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले 6000 श्रमिकों को बिहार ले जाने के लिए आज 4 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। पहली ट्रेन गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्टेशन से चलने के लिए यहाँ पर तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसमें 1500 यात्रियों को बाकायदा लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं और सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। मुरादाबाद से भी आज बिहार के लिए पहली श्रमिक एक्सप्रेस चली। जिन्हें श्रमिक एक्सप्रेस में जगह मिली, उन मजदूरों के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कोरोना का संकट बड़ा है, मगर मजदूरों को कोरोना से ज्यादा डर भूख से मर जाने का है। इसलिए मजदूर बगैर जान की परवाह किए अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। नोएडा से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कहीं प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं, तो कहीं हाईवे पर उनका गुस्सा कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहा है। पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों हो रहे हैं। एक तो रहने खाने को पैसा नहीं, ऊपर से खाली पेट पर पुलिस के डंडे की मार। शरीर आखिर सहे तो कितना सहे। मंजर हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां पहले तो प्रवासी मजदूरों का गुस्सा फूटा। फिर इन पर पुलिस की लाठी टूटी। दरअसल घर वापसी के लिए पंजाब और चंडीगढ़ से आ रहे प्रवासी मजदूर यमुनानगर में करेड़ा खुर्द गांव के पास पहुंचे तो उनके साथ वो मजदूर भी जमा हो गए जो वहां पहले से ही मौजूद थे। घर वापसी की तुरंत मांग के साथ इन्होंने नेशनल हाईवे 344 को जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर क्या था, कोई सड़क से भागा तो कोई खेतों में उतर गया। प्रवासी मजदूरों का सामान हाईवे और खेतों में यूं ही बिखर गया। किसी की चप्पल टूटी तो किसी की हड्डी। जनता को प्रशासन सेवा करते, जनता को मार के देखो क्या हाल कर दिया है। आजकल बताइए हम कैसे हम लोग रहते, कैसे जिएंगे। बहुत दूर से जा रहे थे, 1400-1500 किलोमीटर चल करके पैदल चल रहे थे। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें घर लौटने से बार बार रोका जा रहा है। पंजाब में नौकरी चली गई, अब उन्हें गृह राज्य जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। देखिए, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं कई बार काफ़ी, क्योंकि टेंशन है, सब लोग चाहते हैं अपना घर जाएं, तो कई बार उससे कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा आज सामने आया था, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के हमने वापस शेल्टर रूम में अंदर कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी प्रवासी मजदूरों का बवाल दिखा। क्वारंटीन सेंटर में जब सुविधा नदारद मिली तो मजदूरों ने सड़क पर अपना गुस्सा दिखाते हुए रोड जाम कर दिया। मरीचा मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर के पास जंगल से सांप निकल रहे हैं तो आरोप है कि खाना भी भरपेट नहीं मिल रहा है। 3000 किलोमीटर से है और स्कूल में हम मर जाए, सब व्यवस्था है, स्कूल में मर जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। पंखा है, गर्मी में हम लोग मर रहे हैं। हम लोग आदमी नहीं है, बिस्कुट आता है 12-1 बजे फेंक के चल जाता है लोग। जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखने की थी, जिम्मेदारी नियमों का पालन करवाने की थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर वर्दी के नशे में ऐसा चूर हुआ कि खाने की आस में जुटी महिलाओं पर जमकर लाठियां भांजी। मामला नोएडा का था। वीडियो वायरल होते ही एसआई सस्पेंड कर दिया गया। खाके को शर्मसार करता एक पुलिस वाला। इंसानियत को तार तार करता एक पुलिस वाला। पुलिस महकमे को बदनाम करता एक पुलिस वाला।
नोएडा के सेक्टर 19 की ये तस्वीरें एक पुलिस वाले की बेरहमी की कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में एक पुलिस वाला पहले एक महिला के पैर में लाठी मारता है और फिर लाइन से धकेलकर बाहर कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ता है, ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। वो जिधर मुड़ता है उधर लाठी भांजता है। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रही ये वो गरीब महिलाएं हैं जो पेट की खातिर राशन बांटने की खबर सुनकर यहाँ पहुंची थी। व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर थी, वो इंसानियत के सारे नियम भूल गए। एक लाठी बरसाता नजर आया तो दूसरा खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। जिस पुलिस वाले ने महिलाओं पर लाठियां भांजी वो एक सब इंस्पेक्टर है और नाम है सौरभ शर्मा। ये देखो पब्लिक को कितना लेडीजों को मार रहे हैं, देखो लेडीज को मार दिया, इनको शर्म नहीं आ रही। मौके पर मौजूद महिलाओं ने ही सब इंस्पेक्टर का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर भद पिटी तो आला अधिकारी एक्शन में आए और उसे सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल है उसके हिसाब से लोग लाइन में नहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पे जो मौजूद एसआई थे उन्होंने महिलाओं पर भी बल प्रयोग कर लिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे उनको, जैसे वहाँ पे सर्कल्स वगैरह बने हुए थे, आसानी से उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक दो महिलाओं के ऊपर डंडे चला दिए और ये उस वीडियो में बहुत विजिबल है। उनकी जांच में भी ये सही पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है, जांच की जा रही है। एक तरफ जहां देश भर में पुलिसकर्मी गरीबों और मजदूरों की मदद की मिसाल कायम कर रहे हैं, बुजुर्गों और बच्चों की मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं, तो वहीं नोएडा के एक एएसआई की एक करतूत खाकी को दागदार कर रही है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। और अब बात राहत पैकेज की चौथी किश्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत पैकेज की अगली किश्त जारी की। आज मोदी सरकार की आर्थिक मदद वैक्सीन डिफेंस सेक्टर को भी दी गई है। आज वित्त मंत्री का सारा जोर देश को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने पर था और इसके साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% करने की भी घोषणा की गई। इसका मतलब ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है। कुछ हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अनाउंसमेंट कि कुछ आइटम्स की लिस्ट को ऐसी लिस्ट में रखा जाएगा कि वो आइटम इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए बैंड होंगे, ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश पूरी तरह सक्षम है, हमेशा से रहा है। हम सब कुछ चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा आयात का शौक रहा है और वो आयात पर देश को ऐसा निर्भर बना के रखा है कि हम दशकों से भारत को आयात पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ा, किंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश बनना पड़ा। अब जब ये मार्केट उनके विदेशियों के लिए बंद हो जाएगा तो हमारे देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और न सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे हथियारों के क्षेत्र में, बल्कि ये जो इकोनॉमिक, जो एक आर्थिक प्रगति हमारे देश की, हमारे अपने इंडस्ट्रीज की होगी, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत सहायक होगी। सरकार ने घोषणा की है कि विदेशों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए पुर्जों का निर्माण भी देश में ही किया जाएगा। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं।
और इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि अगर हमने मेक इन इंडिया करना है डिफेंस सेक्टर का तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और ये जो FDI है 49 से 74 किया है, पूरा विश्वास है कि जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर से मेक इन इंडिया भारत में करना चाहते हैं उसमें खास फर्क पड़ेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की, उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है, उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें सेना को अच्छे हथियार मिल सकेंगे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। Only the management of the entire thing will be put with the same efficiency, with the private companies they work. They work for profit, they work for satisfaction, they work to ensure the quality is improved. आज जो घोषणाएं हुई हैं, उनका सीधा मकसद है डिफेंस इंपोर्ट बिल में भारी कटौती करना और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना। जब इंपोर्ट बिल कम होगा तो इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो भारत में ही सैन्य सामान का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेंगी। इससे देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि सरकार अभी इन घोषणाओं के बारे में और डिटेल देगी और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सरकार के राहत पैकेज पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है। राहुल ने कहा है कि ये पैकेज राहत की जगह कर्ज देने जैसा है जिसकी वसूली भी होगी। उन्होंने सरकार पर साहूकार की तरह पेश आने का आरोप लगाया। हताश, निराश और कोरोना के अभूतपूर्व संकट से जूझते देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वित्त मंत्री राहत की आज चौथी किश्त जारी कर चुकी है, पर विपक्ष अभी इस गणित पर आंखें तरेरे हुए हैं। खुद राहुल गांधी ने आज राहत पैकेज पर सवाल उठाए। आरोप ये कि इस पैकेज में राहत नहीं बल्कि कर्ज बांटा जा रहा है। सरकार दरअसल साहूकार की तरह पेश आ रही है। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। सिर्फ आरोप नहीं, राहुल गांधी ने आज सरकार को नसीहत भी दी। सवाल ये कि कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म की नीति बनाई जानी चाहिए ताकि छोटे और मझोले व्यापारियों को मदद मिल सके। कांग्रेस की मांग है कि किसान और प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा पहुंचे। मनरेगा के तहत लोगों को 200 दिनों तक काम मिले। शहर और गांवों के मजदूरों के लिए अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत डिमांड सप्लाई को ठीक तरीके से लागू करने की है। इसके साथ ही लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की जरूरत है। पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है और चाहे महाराष्ट्र है, ये सब प्रदेश जो हैं अपने यहाँ से मजदूरों के बाहर जाने और उन अपने यहाँ के लोगों को अपने देश प्रदेश में आने, इसको लेकर के अभी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं।
और उसके कारण से लोग इम्पेशेंट हुए हैं। इम्पेशेंट होकर के लोग जो है वो घर से सड़क पर निकले। लेकिन अभी गरीब और बेसहारा लोगों को तुरंत राहत देने की जरूरत है। सरकार के आर्थिक पैकेज का अगर जमीन पर असर ना हो तो सारी घोषणाएं धरी रह जाएंगी। आनंद पटेल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।